स्टूडेंट्स, रिंग का हमने पहला एक लेक्चर मैंने दे दिया था जिसमें हमने ना रिंग की डेफिनेशन की थी, उसकी कुछ ना काइंड्स भी हमने पढ़ी थी। रिंग विद ज़ीरो डिवाइजर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो भी हमने पढ़ा था और हमने थ्योरम भी किया था। तो पहला लेक्चर आप लोगों ने ज़रूर ले लेना है। अब हम इसी की फर्दर ना और काइंड्स को देखते हैं, जिनमें एक इसकी काइंड आ जाती है डिवीजन रिंग। हमने ज़ीरो डिवाइजर तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट अब हम पढ़ने लगे डिवीजन रिंग, जिसको स्क्यू फील्ड भी कहा जाता है। अब हमारे पास डिवीजन रिंग क्या होता है, स्क्यू फील्ड क्या होता है कि अगर आपके पास एक रिंग हो उसको डिवीजन रिंग कहा जाएगा अगर उसके पास ना दो प्रॉपर्टीज़ का और एडिशन हो जाए, कि उसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो जाए, यानी उस रिंग के पास जो है ना वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो जाए और उस रिंग के पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाए। और यहाँ ज़रूरी है कि ऑल नॉन ज़ीरो एलिमेंट, ये उन्होंने ना एक किस्म की एक पाबंदी सी लगाई हुई है कि आपने ज़ीरो एलिमेंट नहीं लेना, ज़ीरो को निकाल के आपने सेट में से चेक करना है। तो उन सब का अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद है तो हम कहेंगे कि वो जो रिंग है वो क्या बन गई है, वो डिवीजन रिंग बन गई है, या उसको हम क्या कह सकते हैं, स्क्यू फील्ड। पहला लेक्चर लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले लेक्चर में ना रिंग की डेफिनेशन वगैरह ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ज़ीरो डिवाइज़र के बारे में भी बताया गया है क्योंकि जो आज का लेक्चर है उसमें ज़ीरो डिवाइज़र भी हमारे पास यूज़ होगा डेफिनेशंस में, और ये रिंग तो वैसे ही हमारा फर्दर चलता ही रहेगा। तो किसी भी रिंग को जब हम डिवीजन रिंग कहेंगे जब उसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हो जाए और मल्टीप्लिकेटिव क्या हो जाए, इन्वर्स भी हो जाए तमाम नॉन ज़ीरो एलिमेंट का। इस डेफिनेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं और दूसरे वे में आप इस तरह करके भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात। हमारे पास इसी तरह इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं। एग्जांपल्स में हमारे पास क्या आ जाता है कि क्यू हो गया, आर हो गया, सी, ये सारे डिवीजन रिंग है। क्यों डिवीजन रिंग है, अब देखिए ना आपने क्यों तो आपको पता है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो अबेलियन ग्रुप होता है, क्योंकि रिंग की कंडीशंस क्या होती हैं, किसी भी हम सेट को रिंग कब कहते हैं, जब अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो अबेलियन ग्रुप हो और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो सेमी ग्रुप हो, तो फिर वो हम कहते हैं कि उस सेट ने क्या बना दिया, रिंग बना दी। तो आपको पता है ना, क्योंकि ग्रुप थ्योरी में हमने ये एग्जांपल्स डिटेल में भी की हुई हैं। यहाँ वही ग्रुप थ्योरी का ही क्योंकि कॉन्सेप्ट होता है, दो बाइनरी ऑपरेशन को मिला देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है, रिंग बन जाती है। तो क्यू को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमें पता है कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो अबेलियन ग्रुप बनाता है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो सेमी ग्रुप भी बनाता है। तो अब अगर हमने चेक करना था कि ये जो रिंग है ये डिवीजन रिंग है कि नहीं है, तो सिर्फ कितने कंडीशंस को हमने चेक करना था कि एक तो वो आपके पास उसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो और एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो। देखें जो क्यू है उसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, क्योंकि जो कि 1 है वो आपके पास कौन सा नंबर है, वो रेशनल नंबर है, तो इसके पास 1 यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आ गई है। और आपको पता है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद होता है। अगर आपके पास ये रेशनल नंबर का कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं 1/2 है तो उसका इन्वर्स आपके पास क्या होता है, मौजूद होता है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो क्यू है ये क्या बन गया, ये डिवीजन रिंग बन गया। इसी तरह सेम आर भी जो है वो क्या होता है, डिवीजन रिंग होता है, उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है और क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एलिमेंट भी, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद होता है और आइडेंटिटी यानी 1 जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करती है। तो इसलिए आर जो है वो भी आपके पास क्या बन जाता है, डिवीजन रिंग। और सी भी इसी तरह डिवीजन रिंग बन जाता है, इसमें 1 होता है। क्यों, क्योंकि 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 1 + 0 आयोटा। तो ये है तो एक इमेजनरी मतलब कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसमें हम 1 मौजूद है तो हम क्या कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और इसी तरह हर एलिमेंट का क्या होता है, इन्वर्स भी मौजूद होता है। अच्छा, जो नहीं है वो कौन से हैं, एक ई है और एक जी है, ये आपके पास डिवीजन रिंग नहीं होता है। क्यों, देखें जो ई है उसके अंदर 1 नहीं होता। ई जो होता है ना वो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स का नंबर होता है। अब ई के अंदर जो है वो 1 तो नहीं है, 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 1 नहीं है। इसका मतलब है इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है। और अगर एक भी कंडीशन ना सेटिस्फाई करे तो फिर हम कहेंगे कि ये डिवीजन रिंग नहीं है। तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, इस वजह से ये डिवीजन रिंग नहीं है। और सेट ऑफ इंटीजर के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 है, 1 का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव नहीं मल्टीप्लिकेटिव, 1 का इन्वर्स होगा मल्टीप्लिकेटिव 1/2, तो 1/2 तो सेट ऑफ इंटीजर में नहीं होता। तो इस वजह से इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो है लेकिन इन्वर्स नहीं है, तो इस वजह से ये भी डिवीजन रिंग नहीं बनता। तो ये इसकी डिवीजन रिंग की क्या एग्जांपल्स थी। अब हम चलते हैं इंटेग्रल डोमेन की तरफ।
अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इसके थ्योरम भी हैं। तो इंटेग्रल डोमेन, और इंटेग्रल डोमेन को करने से पहले आपको ज़ीरो डिवाइज़र का पता होना चाहिए। हम लोगों ने ज़ीरो डिवाइज़र जो है वो पिछले लेक्चर में किया था, डिटेल में किया, उसका रिलेटेड थ्योरम भी किया हमने, तो आप लोगों ने ज़रूर पिछला लेक्चर ले लेना है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है। हमने जो पढ़ा था ना कि किसी भी सेट के पास ज़ीरो डिवाइज़र प्रॉपर्टी हो तो वो क्या होती है, वो ये है कि अगर आप उस सेट के अंदर से कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, उनका प्रोडक्ट करेंगे, और अगर वो ज़ीरो आ रहा है तो ये इम्प्लाई करता है कि ना ए ज़ीरो है और ना ही बी ज़ीरो है। ये होती है आपके पास ज़ीरो डिवाइज़र प्रॉपर्टी, कि अगर हमने दो एलिमेंट उस सेट में से लिए हैं, उनका प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है तो ना ही ए ज़ीरो है ना ही बी ज़ीरो है, तो इसको कहते हैं ज़ीरो डिवाइज़र प्रॉपर्टी। अब अगर कोई ये कहे कि विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, एक तो होता है, देखिए ये इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि ज़ीरो डिवाइज़र तो ये है आपके पास कि अगर दो का प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर है तो ना ही ए ज़ीरो के बराबर है ना ही बी ज़ीरो के बराबर है। लेकिन अगर वो कहे विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र का मतलब है कि उसमें ज़ीरो डिवाइज़र की प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसी को अगर हम विदाउट वाले के तौर पे लिखें तो वो किस तरह लिखा जाएगा कि अगर हम दो एलिमेंट ले रहे हैं सेट में से, उनका प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो या ए ज़ीरो है या बी ज़ीरो है, तो ये हो जाएगी विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, और ये हो जाएगी विद ज़ीरो डिवाइज़र। कि ज़ीरो डिवाइज़र प्रॉपर्टी असल में ये है कि अगर प्रोडक्ट ज़ीरो है तो या ना ए ज़ीरो है ना बी ज़ीरो है। लेकिन अगर कहें विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, तो विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र का मतलब है कि अगर प्रोडक्ट ज़ीरो है तो फिर उनमें से लाजमी या तो ए ज़ीरो होगा या क्या ज़ीरो होगा, बी ज़ीरो होगा। तो ये आपने ज़रूर इसको एक दफ़ा देख लेना है। इंटेग्रल डोमेन हमारे पास क्या होता है कि एक रिंग जो है ना, उसको इंटेग्रल डोमेन कब कहते हैं कि एक तो उसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट हो, ठीक है, एक कंडीशन तो ये है कि उसके पास क्या हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट हो। दूसरा क्या है कि आर जो है वो विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र प्रॉपर्टी होना चाहिए, तभी आपको बताया। अब यहाँ उन्होंने कहा है विदाउट, विदाउट का क्या मतलब है कि ज़ीरो डिवाइज़र प्रॉपर्टी उसके पास नहीं है, कि अगर दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो या तो ए ज़ीरो है या बी ज़ीरो है, तो इसको हम कहते हैं इंटेग्रल डोमेन। अब इंटेग्रल डोमेन की अगर आपको मैं एग्जांपल्स बताऊं तो जैसे जी हो गया। अब जी जो है सेट ऑफ इंटीजर है, देखें वो आपको पता है कि विद वो रिंग बनाता है, ठीक है। रिंग के लिए तो हमने उसको बार बार प्रूव कर लिया कि वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है ये बिलियन ग्रुप भी है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये क्या है, सेमी ग्रुप भी है। अब हम चलते हैं कि हमने इसको देखना था कि ये इंटेग्रल डोमेन है कि नहीं है, तो इंटेग्रल डोमेन के लिए ये दो कंडीशंस देखनी होती है कि उसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आपको पता है ना कि सेट ऑफ जो इंटीजर्स है उसमें वन होता है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद हमने देखना था कि विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र प्रॉपर्टी। अब विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र 20 के अंदर होती है, क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर में से, अगर उनका प्रोडक्ट ज़ीरो है तो लाजमी सी बात है कि या तो ए वो एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट ज़ीरो होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि अगर हम इसमें से सेट ऑफ इंटीजर में से 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, हम उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 और 3 तो वो 6 आता है, तो देखिए ज़ीरो तो नहीं आया ना। हाँ, अगर तो ज़ीरो से इसी केस में आ सकता है कि 2 को मल्टीप्लाई करवाएं ज़ीरो से तो ज़ीरो आएगा, तो इसमें देखें एक एलिमेंट ज़ीरो है। यानी कि अगर आप किसी दो नंबर को इंटीजर में से ले रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, अगर आंसर ज़ीरो आ रहा है तो उन नंबर में से लाजमी कोई एक नंबर ज़ीरो ही होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप दो नॉन ज़ीरो नंबर लें, उनको मल्टीप्लाई करवाएं और आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। तो इसलिए इसके पास ज़ीरो डिवाइज़र, ये विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र होता है कि कोई भी नंबर अगर आप इसमें से लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, आंसर ज़ीरो सिर्फ जब ही आएगा जब उन दोनों में से कोई एक नंबर लाजमी ज़ीरो होगा, वरना अदरवाइज़ किसी सूरत में भी ये नहीं हो सकता कि आप दो नॉन ज़ीरो नंबर लें, उनको मल्टीप्लाई करवाएं और आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। इसी तरह आपने रेशनल के लिए भी देख लेना है, इसी तरह आपने रियल के लिए भी देख लेना है, कम्प्लेक्स, क्योंकि इन सब में भी ये ज़ीरो डिवाइज़र की विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र प्रॉपर्टी होते हैं कि इनमें कभी भी दो नंबर जो है उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर सिर्फ जब भी ज़ीरो आता है जब उनमें से एक नंबर क्या हो, ज़ीरो हो। तो इस वजह से ये सारे क्या बनाते हैं, इंटेग्रल डोमेन बनाते हैं। अब जो इसका थ्योरम है वो ये है आपके पास कि जो सेट ऑफ इंटीजर है ना अंडर मॉड्यूलस, वो कब इंटेग्रल डोमेन बनाती है, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ये जो नंबर है ना पी, ये क्या हो, प्राइम हो। यानी अगर कोई प्राइम नंबर का जो आपके पास सेट ऑफ इंटीजर का अंडर मॉड्यूलस होगा ना, तो वो आपके पास क्या बनाता है, इंटेग्रल डोमेन बनाता है। और इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ बनाता है कि अगर वो इंटेग्रल डोमेन बनाता है तो पी प्राइम है, और अगर पी प्राइम है तो वो क्या बनाएगा, जो आपके पास रिंग है वो क्या बनाएगी, इंटेग्रल डोमेन बनाएगी।
अच्छा, जो जी पी है वो किस तरह का होगा कि 0 1 2 अप टू सोन p माइनस 1, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया तो किधर जाके रुकेगा, p माइनस 1 पे जाके रुकेगा। अब हमने इसको प्रूव करना है कि अगर ये इंटेग्रल डोमेन बनाती है तो ये जो p है ये कोई प्राइम नंबर है, और अगर p प्राइम नंबर है तो ये क्या बनाएगा, इंटेग्रल डोमेन बनाएगा। हम फर्स्ट सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास जी पी है ना ये इंटेग्रल डोमेन बनाता है। अब देखें, अगर तो ये इंटेग्रल डोमेन है तो इंटेग्रल डोमेन का मतलब है कि इसके अंदर दोनों कंडीशंस होंगी, एक तो वो रिंग जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होगी उसमें, और वो विदाउट जीरो डिवाइजर होगी। हमने ऐसा करते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर वाली प्रॉपर्टीज में लेके चलते हैं, क्योंकि हमने सपोज कर ली है कि ये इंटेग्रल डोमेन है। अब अगर ये इंटेग्रल डोमेन है तो जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी को विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। अब विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होता है कि अगर आप उसके अंदर से उस सेट में से दो एलिमेंट लें, उनको मल्टीप्लाई कराएं, अगर आंसर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है कि या ए जीरो है या बी जीरो है। यही थी ना विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी। और ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लेके चल रहे हैं कि ये इंटेग्रल डोमेन है, और अगर इंटेग्रल डोमेन है तो इसमें विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब हमने तो ये प्रूव करना था कि पी प्राइम है, लेकिन हम कंट्रेरी लेके चलते हैं कि पी जो है ना वो प्राइम नहीं है। अब अगर पी प्राइम नहीं है तो वो कोई कॉम्पोजिट नंबर होगा, यानी हम लेके चल रहे हैं ना कि पी प्राइम नहीं है तो फिर वो कोई क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। कि हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि दो प्राइम को आपस में मल्टीप्लाई, जैसे कि अगर एक मैं प्राइम ले लेती हूँ 3, एक मैं ले लेती हूँ 5 ले लेती हूँ, तो 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 15 से, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये आपने एक ऐसा नंबर ले लिया जो कि प्राइम नहीं है, क्योंकि 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो वो तो 15 आ रहा है ना, और 15 एक प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होते हैं। तो 15 जो है वो 3 पे भी डिवाइड हो रहा है, 5 पे भी डिवाइड हो रहा है, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि हम लेके चल रहे हैं ना कि वो प्राइम नहीं है, हमने कंट्रेरी कहा है कि प्राइम नहीं है, तो हम कोई ऐसा नंबर लेके चल रहे हैं जो प्राइम के अलावा हो। तो फिर हम उसको किस तरह लिख सकते हैं कि मैंने ना इस तरह लिख दिया कि ये पी क्योंकि प्राइम नहीं है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ P1 मल्टीप्लाई बाय P2। क्यों, क्योंकि जैसे अभी आपको मैंने बताया है कि अगर मैं दो नंबर ले लेती मैं प्राइम नंबर ही हूँ दो, एक मैंने ले लिया 3, एक मैंने ले लिया 5, ये दोनों प्राइम नंबर हैं। लेकिन जब मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये प्राइम नहीं आ रहा, तो मुझे वही नंबर चाहिए जो प्राइम नहीं है। तो मैंने इसलिए ये लिखा है कि एक प्राइम को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ दूसरे प्राइम से तो जो आंसर आता है वो प्राइम नहीं है, नॉट प्राइम। और लेके भी मैं इस केस में यही चल रही हूँ, कंट्रेरी तो मैं यही लेके चल रही हूँ ना कि ये प्राइम नहीं है। तो इस वजह से मैंने कहा कि अगर ये प्राइम नहीं है तो मैं उसको किस शक्ल में लिख सकती हूँ, इस तरह की शक्ल में लिख सकती हूँ कि दो प्राइम को मल्टीप्लाई करूँगी तो एक कोई क्या आ जाएगा, कंपोजिट नंबर आ जाएगा जो कि प्राइम नहीं है। अच्छा जी, ये तो मैंने इस तरह लिख लिया। अब देखें, इनको जब मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ तो एक नंबर आ रहा है पी जो कि प्राइम नहीं है, यानी कंपोजिट नंबर है। और ये कंडीशन भी लिखी हुई है कि ये नंबर जो है ना ये 1 और p के दरमियान में है, यानी इस प्राइम नंबर के दरमियान में और 1 के भी दरमियान में, नेगेटिव नंबर नहीं है ये वाली कंडीशन तो हम लेके चल रहे हैं कि ऑल्सो देन कि भाई P1 को P2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं अंडर मॉड्यूलस P, तो वो आपके पास कोई कंपोजिट नंबर आ रहा है। इस कंडीशन से हम ये चीज़ कैसे कह सकते हैं कि P1 और P2 यानी इन दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है, वो हम इस तरह कह सकते हैं। आप यही एग्जांपल ले लें कि जैसे कि हमने 3 को मल्टीप्लाई करवाया 5 से, अंडर मॉड्यूलस कोई मॉड्यूलस होना है और यहाँ कोई प्राइम नंबर ही आना है, क्योंकि जो हम अंडर मॉड्यूलस लेके चल रहे हैं वो शुरू से कौन सा लेके चल रहे हैं, प्राइम नंबर वाला लेके चल रहे हैं। तो आपने यहाँ कोई ना कोई प्राइम नंबर या 3 आ जाएगा या 5, कोई भी आ जाए, बेशक यहाँ 5 आप ले लें कि 3 क्रॉस 5, तो आंसर आ रहा था 15। अब क्योंकि ये अंडर मॉड्यूलस 5 है, आपको पता है कि 5 से अगर आंसर बड़ा आएगा तो हमने इसको किस पे डिवाइड करना है, 5 पे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 5 3 15, और आंसर कितना, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये जो है ना समझने वाली बात है, जो मैंने अभी आपको तभी एग्जाम्पल दे के समझाई है कि अगर ये वाली कंडीशन ये हम लेके चले ना ये वाली कंडीशन, तो इसी से हम ये बात कर सकते हैं कि अगर ये P1 को मल्टीप्लाई करें, किसी दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, आंसर बेशक कंपोजिट आ रहा है, लेकिन वो क्योंकि अंडर मॉड्यूलस है P, तो अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे कि मैंने आपको ये करके दिखाया है कि हम दो नंबर, आप इसको P1 समझ लें, इसको आप P2 समझ लें, और अंडर मॉड्यूलस 5 हम इसको लेके चल रहे हैं। आंसर हमारा आया है 15 जो कि हमारे पास प्राइम नहीं है।
अब अगर हमने इसको देखा है क्योंकि ये 5 से बड़ा आ रहा है तो हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया, तो आंसर हमारे पास जो आता है, रिमाइंडर जो आता है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस वजह से हम ये बात, इसी कंडीशन से हम ये बात कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को इस तरह लिखें तो ये इम्प्लाई करता है कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। इसी से आप ये बात कर सकते हैं कि P1 इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है और हम ऊपर ये कह के आए हैं कि ये जो नंबर हैं वो 1 से क्या हैं, बड़े हैं, यानी ये नेगेटिव में नहीं जा रहे ना 0 हैं। तो P1 P2 का प्रोडक्ट 0 कैसे आ गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब दोनों नंबर हैं यानी P1 P2 का प्रोडक्ट तो 0 आ रहा है, लेकिन ना ही P1 0 है और ना ही P2 0 है, क्योंकि यहाँ जो हमने कंडीशन लगाई हुई है वो ये कहा है कि 1 और P के दरमियान में दोनों नंबर्स हैं। तो P1 और P2 का प्रोडक्ट तो 0 आ रहा है, लेकिन ना ही P1 0 है ना ही P2 0 है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, ये तो जीरो डिवाइज़र की प्रॉपर्टी बन गई है कि अगर कोई दो नंबर है उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, लेकिन ना P1 0 है, ना वो पहला नंबर 0 है, ना दूसरा नंबर 0 है, इसका मतलब है कि ये क्या है, जीरो डिवाइज़र है। तो हम ये कह सकते हैं कि R जो है उसके पास तो जीरो डिवाइज़र की प्रॉपर्टी हो गई है कि ना ही P1 0 है P2, लेकिन यहाँ से कंट्रडिक्शन मिलती है। क्यों? क्योंकि हम जो लेके चले थे ना वो ये लेके चले हैं कि ये इंटेग्रल डोमेन है और इंटेग्रल के अंदर विदाउट जीरो डिवाइज़र होता है, जीरो डिवाइज़र नहीं, विदाउट जीरो। तभी मैंने आपको कहा था ये अक्सर बड़ा कंफ्यूज करता है, विदाउट जीरो डिवाइज़र या जीरो डिवाइज़र। लेकिन आपने एक दफ़ा इसको थोड़ा सा ना खुद अपने रजिस्टर वगैरह पे एक दफ़ा आपने लिख लेना है। एक जब आप लिख रहे होंगे तो आपको खुद ही ये क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मैंने आपको कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए कि इंटेग्रल डोमेन विदाउट जीरो डिवाइज़र होता है, लेकिन जो ये कंडीशन आ रही है ना हमारे क्वेश्चन में कि दोनों का प्रोडक्ट 0 है और ना ही P1 0 है ना ही P2 0 है, क्योंकि दोनों 1 से बड़े हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जीरो डिवाइज़र। लेकिन इसने कंट्रडिक्शन दी है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लेके चले कि ये विदाउट जीरो डिवाइज़र है क्योंकि ये इंटेग्रल डोमेन है। तो इसका मतलब है कंट्रडिक्शन दी है तो हमारी कोई बात गलत थी। वो कौन सी गलत, हम लेके चले थे कि P जो है वो प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब है P क्या है, वाकई ही प्राइम है। फिर उसके बाद हमारे पास इसका कन्वर्सली आ जाता है कि अब हम लेके चलते हैं कि P प्राइम है और हमने प्रूव करना है कि इसके पास विदाउट जीरो डिवाइज़र की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है वो एक इंटेग्रल डोमेन हो जाएगा अगर विदाउट जीरो डिवाइज़र हो गया। तो अब हम इस तरह करते हैं कि हमने लेके चलें कि ये प्राइम नंबर है और हमने विदाउट जीरो डिवाइज़र शो करना है। और विदाउट जीरो डिवाइज़र क्या होता है, ये विदाउट जीरो डिवाइज़र प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या A 0 है या क्या B 0। तो हम ये प्रूव करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम लेके चलते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट अंडर मॉड्यूलस P ये क्या है, 0 है। अब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 है तो ये इम्प्लाई करता है कि P जो है ना वो A B को पूरा क्या करता है, ये P जो है वो A B के प्रोडक्ट को क्या करता है, डिवाइड करता है। ये वही वाली बात है जो मैंने अभी आपको समझाई थी, ये वाली, ये कि अगर दो नंबर हैं, ये दो नंबर हैं, अगर हम उनका प्रोडक्ट ले रहे हैं और अगर वो 0 आ रहा है तो इसका मतलब है वो 0 कब आया है, जब कोई प्राइम नंबर उसको डिवाइड कर रहा है। जैसे कि यहाँ यही था कि हमने दो नंबर लिए थे प्राइम, उनको मल्टीप्लाई करवाया था तो 15 आया था और 15 का मतलब है कि आंसर क्या आया था, 0 आया था। ये 0 कब आया, ये जब आया जब इस प्राइम नंबर जो है वो इसके प्रोडक्ट को क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था। आप इसको इस तरह कर लेना, देखिए ये आप समझ लें आपके पास ये जो 3 है ना ये A है, जैसे हम यहाँ लेके चल रहे हैं आपको समझाने के लिए। अगर हम तो ये कि ये जो 3 है ना ये आपके पास आप समझ लें A है। उसके बाद ये जो आपके पास मल्टीप्लाई आ रहा है अंडर प्राइम, कोई भी प्राइम हो सकता है, 5, यहाँ हम 5 लेके चल रहे हैं और ये जो 5 है ना ये आपके पास क्या है, ये B। अब इन दो का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा था, 15, और 15 का मतलब है कि 0 है क्योंकि 15 5 से बड़ा है, तो 5 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। देखें इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब आया, ये 0 जब आया है जब इस नंबर को किसने डिवाइड किए, एक प्राइम नंबर ने डिवाइड किया, यानी 5 जो है ये आपके पास क्या, एक प्राइम नंबर है। जब इसको प्राइम नंबर ने डिवाइड किया ना इसके प्रोडक्ट को, तो आंसर क्या आया, 0 आया। तो इसलिए हम इस बात से ये कह सकते हैं कि अगर हम ये लेके चल रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो ये 0 के बराबर कब आया है कि जब इस प्राइम नंबर ने इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या किया, डिवाइड किया। और अगर P जो है ये AB को डिवाइड कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि या तो वो A को डिवाइड कर रहा है या वो B को, यानी किसी अगर प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा होता है ना तो उनमें से फिर किसी एक नंबर को लाजमी क्या कर रहा होता है, डिवाइड। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अगर वो प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है यानी 15 को कर रहा है तो या तो वो A को करेगा या B को। तो देखें 5 जो है वो A को तो नहीं करता,
लेकिन बी को कर रहा है। तो यहाँ से ही हम ये भी बात कर सकते हैं कि जो आपका प्राइम नंबर है वो या तो फिर ए को डिवाइड करेगा या वो किसको करेगा, बी को डिवाइड करेगा। और इसी से अगर प्राइम जो है वो ए को पूरा डिवाइड कर रहा है या बी को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि या तो ए 0 है या बी अभी। और यही आपको यहाँ से अगर मैं समझाऊँ, देखें ये 3 को तो डिवाइड नहीं कर रहा, जो डिवाइड ही नहीं कर रहा तो हम अगली बात ही नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये इस बी वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है। और किस तरह है कि 5 अगर 5 को डिवाइड करेगा तो आंसर रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो फिर वही बात करेंगे कि अगर तो ये जो प्राइम नंबर है ये बी नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर खुद जो आएगा वो क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा, यानी उसका रिमाइंडर किसके बराबर आएगा, 0 के। तो तभी ये साथ आपको एग्जाम्पल रख के करवाइए कि अगर नहीं भी समझ आ रहा हो तो आप इस तरह साथ एक एग्जाम्पल लेके चल लें कि ये किस तरह करके प्रूव किया गया है। कि हम लेके चले थे कि 2 का प्रोडक्ट 0 है। 2 का प्रोडक्ट सिर्फ जब भी 0 होता है जब ये प्राइम नंबर इन दोनों को डिवाइड करता है। अगर 2 नंबर को कर रहा है तो या तो वो ए को करेगा या वो बी को करेगा। और इनमें से जिसको भी वो कर रहा होगा ना, तो लाजमी जब आप उसको डिवाइड कराएंगे ना, तो उसका रिमाइंडर यानी जो उसका आंसर है वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो या तो ए 0 आएगा या क्या आएगा, बी 0 आएगा। और ये जो कंडीशन आ गई है ये तो आ गई है विदाउट जीरो डिवाइजर की, क्योंकि विदाउट जीरो डिवाइजर में हमने ये कहा था कि अगर किसी 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है ना, तो या ए 0 के बराबर है या क्या है, बी। तो जी पी का ये बन गया विदाउट जीरो डिवाइजर। और अगर विदाउट जीरो डिवाइजर इसके पास प्रॉपर्टी आ गई है तो इसका मतलब है कि जी पी जो है वो क्या बनाता है, इंटेग्रल डोमेन बनाता है। ये आपके पास इंटेग्रल डोमेन का थ्योरम था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कोई भी जो सेट ऑफ इंटीजर है ये अंडर प्राइम मॉड्यूलस जो है जी पी, ये कब इंटेग्रल डोमेन बनाता है, अगर पी जो है वो कौन सा नंबर हो प्राइम। अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है ये, तो आप इसको अच्छे तरीके से कर लें। किसी को अगर ना समझ आए तो वो मेरे से पूछ ले। अगले लेक्चर में जो है हम इसके और अगली चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।